अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुनीबुर रहमान और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को मैंने स्टार्ट किया हुआ है। आज ये मेरा थर्ड लेक्चर है जो कि लास्ट लेक्चर है कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म का। प्रीवियस लेक्चर में मैंने कन्फर्मेशन एनालिसिस के बारे में बताया था और उससे पहले इंट्रोडक्शन जो था हमारा टर्मिनोलॉजी और इंट्रोडक्शन। जो ये थर्ड लेक्चर है जो लास्ट है, इसके अंदर मैं बताऊँगा आपको कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं और बैकग्राउंड की बात करते हैं। ये है लेक्चर नंबर 3। साइक्लोहेक्सेन जो है ये साइक्लो अल्केन है, ठीक है, सबको पता है। हेक्सेन मींस क्योंकि 6 कार्बन पे मुश्तमिल है, इस वजह से साइक्लोपेंटेन, साइक्लो प्रोपेन, ये सारे साइक्लिक कंपाउंड है साइक्लो अल्केन की फैमिली से। हमारे सिलेबस में सिर्फ साइक्लोहेक्सेन का कंफर्मेशन एनालिसिस मतलब कि लिखा है कि वो करना है। इस वजह से मैं आपको यही समझाऊंगा। बैकग्राउंड पे चलें तो अकॉर्डिंग टू बायर्स स्ट्रेन थ्योरी, एक साइंटिस्ट था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसका नाम था बायर्स, ठीक है। उसने एक स्ट्रेन थ्योरी दी अपनी, प्रपोज की, जिसके अंदर उसने बताया कि जो 5 मेंबर रिंग कंपाउंड्स होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं और थर्ड मेंबर रिंग जो कंपाउंड्स होंगे वो लीस्ट स्टेबल होंगे। किस बेसिस पे उसने ये कहा? क्योंकि जो कार्बन एटम होता है ना साइक्लिक कंपाउंड्स में, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और एंगल क्या होना चाहिए 109.5। तो उसने ये बताया इस एंगल से जितनी चेंजिंग होगी ना उतना ज़्यादा कंपाउंड अनस्टेबल होता रहेगा। जो 105 वाला है ना, वो इस वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबल कहा है उसने अकॉर्डिंग टू इसकी थ्योरी, क्योंकि 108 और 109 में कम डिफरेंस है और जितना कम डिफरेंस है एंगल्स में चेंजिंग कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। इसी तरह जो थर्ड मेंबर है वो 60 और 109 करीब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो उसने इस बेसिस पे बताया। तो इसको एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था। लेकिन बाद में जो केमिस्ट ने जब इसकी मतलब कि डेप्थ में गए और प्रैक्टिकल्स वगैरह किए तो पता चला ये गलत थ्योरी थी, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि प्रैक्टिकली 6 मेंबर्ड आर द मोस्ट स्टेबल, और हमें पता है जो 6 मेंबर कंपाउंड हो गए, जिस तरह बेंजीन हो गया, अभी साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये स्टेबल होते हैं मोस्ट। अब क्यों होते हैं? सैट्स एक साइंटिस्ट था 1989 में, उसने सजेस्ट किया, उसने भी अभी कोई थ्योरी नहीं दी, उसने बस सजेस्ट किया कि ये जो 6 मेंबर कंपाउंड है ना, इनके लिए जो है ना चेयर एंड बोट जो फॉर्म्स होगी वो ज़्यादा सूटेबल होंगी न्यूमैन प्रोजेक्शन और ये सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन से, और इनको स्टडी करना इजी होगा और उनकी बेसिस पे हम पता भी लगा सकते हैं अच्छी तरह से कि कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल है। फिर इस सजेशन को पूरा करते हुए प्रैक्टिकल वर्क हुआ और हैसल ने 1943 में फॉर्चुनेटली ये काम कर लिया यूजिंग इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन एनालिसिस, ठीक है। और इसी एनालिसिस को फिर उसने नाम दिया कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ, कन्फर्म हो रहा है ना स्ट्रक्चर, जो कन्फर्मर्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स को हम स्टेबल और अनस्टेबल उनकी एनर्जी के डिफरेंस पे देखते हैं, तो इसलिए इसने नाम दे दिया कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। हैसल ने 1943 में बोट एंड चेयर फॉर्म को कंफर्म किया, ठीक है। अब मैं आगे इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ। यहाँ तक इसका बैकग्राउंड और इंट्रोडक्टरी पार्ट था। हमें पता चल गया कि जो 2 फॉर्म्स हैं बोट एंड चेयर, जो चेयर फॉर्म है ना वो स्टेबल फॉर्म है और उसको स्टेबल फॉर्म को हम क्या कहते हैं? स्टैगर्ड। और जो हमारे पास बोट फॉर्म है वो है लेस स्टेबल, जिसको हम इक्लिप्स कहते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल वर्क किए गए तो 2 फॉर्म्स इंटरमीडिएट में और निकली जो ट्विस्टेड बोट और हाफ चेयर है। जिस तरह फुली स्टैगर्ड, पार्शली इक्लिप्स्ड, फुली इक्लिप्स्ड, गाउट स्टैगर्ड, ये वाली फॉर्म जो थी ना वो निकली थी हमारे एन-ब्यूटेन के स्ट्रक्चर में। तो ये साइक्लोहेक्सेन में जो है ना ट्विस्टेड बोट, फिर बोट, चेयर और हाफ चेयर, ये फॉर्म्स भी निकली। अब स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन का, जिसके अंदर हर कार्बन जो साइकिल के अंदर है sp3 हाइब्रिडाइज है और उसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो इसी को मैंने चेयर फॉर्म में लिख दिया। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 कार्बन को लिख दिया मैंने इस तरह, और हर कार्बन के साथ जो है ना 2 हाइड्रोजन अटैच है ऐसे करके। एक होगा इक्विटोरियल पोजीशन पे और एक होगा एक्सियल पोजीशन पे। इक्विटोरियल और एक्सियल उनकी एंगल के डिफरेंस पे और उनकी उस बेस पे हम कहते हैं कि किस जगह, हाँ, किस स्पेस में, 3D स्पेस में उसकी पोजीशन है, या तो इक्विटोरियल पोजीशन पे या तो एक्सियल पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये सारे 2 हाइड्रोजन मैंने लगा दी, तो ये बन गई चेयर फॉर्म विच इज स्टेबल फॉर्म। स्टेबल फॉर्म क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये देखिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा हमारे पास उतना क्या होगा, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा हमारे पास कम स्टेरिक रिपल्शन होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। फिर हमारे पास आती है ट्विस्टेड बोट, जो बोट फॉर्म से ओरिजिनेट हुई है। बोट फॉर्म को देख लेते हैं, जो अनस्टेबल है, इक्लिप्स्ड है, क्योंकि इसका और इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, कम है, और जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास टॉर्शनल स्ट्रेंज होगा, ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा हमारे पास लेस स्टेबल कंपाउंड होगा। ये हाफ चेयर और ट्विस्टेड बोट है। इनकी न्यूमैन प्रोजेक्शंस देख लेते हैं हम कि न्यूमैन प्रोजेक्शन से किस तरह ड्रॉ करते हैं बोट और चेयर फॉर्म को, ठीक है। तो ये जो मैंने ऊपर लिखी हुई चेयर फॉर्म है जो हमारे पास स्टेबल थी, आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये मैंने एक कार्बन के साथ शो किया हुआ है और उस कार्बन का मिथाइलिन ग्रुप जो दूसरे कार्बन के साथ अटैच हुआ है वो मैंने CH2 से शो किया हुआ है, CH2 से शो किया हुआ है, ठीक है।
अब CH2 बल्की ग्रुप से और एक दूसरे से दूर है, जब दूर होंगे तो रिपल्शन कम होगी और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और उसको हम कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म विच इज स्टेबल। ठीक है, अब इसी की दूसरी अगर फॉर्म को देखें जो है हमारे पास इक्लिप्स फॉर्म में क्या बताया था कि जो डिस्टेंस है बल्की ग्रुप्स में कम होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर डिस्टेंस कम होगा हमारे पास सिंपली जो होगा रिपल्शन जो है स्टेरिक रिपल्शन वो ज़्यादा होगी। CH2 में रिपल्शन ज़्यादा है, स्टेबल लेस स्टेबल है, अनस्टेबल मैंने लिखा हुआ है, और इस फॉर्म को मैं बोर्ड फॉर्म कहता हूँ। जो इंटरमीडिएट फॉर्म है जिसको मैंने कहा था हाफ चेयर और ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म, ये जो फॉर्म्स है ना ये इनके दरमियान आती है। अब इन फॉर्म्स की स्टडी जो होगी वो ग्राफ से शो होगी, जिसमें मैं एनर्जी डिफरेंस बताऊंगा। आप ये बात याद रख लें कि जो चेयर फॉर्म और इक्लिप्स, जो चेयर फॉर्म है और जो बोर्ड फॉर्म है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल और जो सबसे ज़्यादा लेस स्टेबल है, उनके दरमियान एनर्जी का डिफरेंस है 27.3 किलो जॉल पर मोल। सो ये है हेक्सेन का, साइक्लोहेक्सेन का ग्राफ, एनर्जी की बेसिस पे, पोटेंशियल एनर्जी की बेसिस पे कंफर्मेशन एनालिसिस का ग्राफ। सो ये पेपर में आ जाए तो आपने इस तरह ही ड्रॉ करना है। इनके मुकम्मल स्ट्रक्चर जो है न्यूमैन के हम ग्राफ पे ड्रॉ नहीं कर सकते, बस उसके नेम लिख सकते हैं। 0 से लेकर 360 तक मैंने यहाँ सारे एंगल स्ट्रेन लिखे हुए हैं। साइड पे पोटेंशियल एनर्जी है, जिस तरह मैंने इथेन और एनब्यूटेन के केस में भी लिखा था। तो सबसे जो हमारे पास स्टेबल फॉर्म आ रही है वो चेयर फॉर्म है, सबसे स्टेबल फॉर्म है, पोटेंशियल एनर्जी सबसे लोएस्ट, और सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है वो हाफ चेयर फॉर्म है। और इन दोनों के जो दरमियान एनर्जी डिफरेंस है वो भी सबसे ज़्यादा होगा, वो है 45.2। फिर है चेयर और ट्विस्टेड बोर्ड के दरमियान जो है 23 किलो जॉल पर मोल। फिर है चेयर और बोर्ड के दरमियान जो है 30 किलो जॉल पर मोल, और इसी तरह वाइस वर्सा इन सब का होगा। तो ये एनर्जी डिफरेंस अगर जितना ज़्यादा होगा, एनर्जी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना लेस स्टेबल हमारे पास कंपाउंड होगा। तो कंफर्मेशन एनालिसिस और कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म, ये जो टॉपिक्स हैं ये मैंने कंप्लीट कर लिए। इनके लेक्चर नोट्स डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव पे मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर ये एक्चुअल नोट्स चाहिए जिन पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और जो PDF फॉर्म में है वो भी आपको मिल जाएंगे, और जितने भी नोट्स हैं फार्म डी के वो भी मेरी ड्राइव में मौजूद है। कमेंट में क्वेश्चन क्यूरी आपने ज़रूर देनी है और फीडबैक भी ज़रूर देनी है कि नेक्स्ट कौन सा लेक्चर अपलोड किया जाए। जज़ाकल्लाह।